बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 26 लेक्चर करना है जिसमें क्या पढ़ना है हमने डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव राइटिंग्स। डिस्क्रिप्टिव नाम से पता चल रहा है जिसमें डिस्क्रिप्शन होगी, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया होगा। और परसू कहते हैं किसी को किसी बात पे उभारने के लिए जो राइटिंग करते हैं, यानी कि जैसे आप कह लें ब्रोशर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइज़ के लिए जो पोस्टर्स आप करते हैं वो भी उनको परसू किया जाता है ना कि हमारी एडवर्टाइजमेंट से वो अट्रैक्टिव होकर हमारा प्रोडक्ट बाय करें। तो ऐसी राइटिंग को प्रोसेसिव राइटिंग कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं फर्दर इसको। गुड एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन मॉडर्न लिटरेचर इज़ द हॉबिट सीरीज बाय जे टॉल्कियन। जे टॉल्किन की कोई राइटिंग है हॉबिट सीरीज़, आई डोंट नो, मैं तो इससे फेमिलियर नहीं हूँ, तो वो उसने एग्जांपल दिया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के। अच्छा, अब आप देखें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ द एक्ट और आर्ट ऑफ राइटिंग टू डिस्क्राइब। एक एक्ट है या आर्ट है, फन है, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को बयान करना, ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया। राइटर्स ऑफन सीक टू डिस्क्राइब प्लेसेस, पीपल, ऑब्जेक्ट, साउंड, टेस्ट, स्मेल्स और एनीथिंग। मतलब राइटर कुछ भी डिस्क्राइब, अगर वो प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस को डिटेल में डिस्क्राइब करे। जैसे आपने नॉवेल्स में नहीं देखा, आपने अगर नॉवल कोई पढ़ा हो तो उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, बहुत डिस्क्राइब किया होता है, मतलब बहुत डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। पीपल, ऑब्जेक्ट, साउंड, कोई भी चीज़ है उसको डिटेल से डिस्क्राइब करें, ठीक है। रियली विच द फील कैन बी कैप्चर्ड इन वर्ड्स, ऐसे कि जितने अल्फाज में उसको कैप्चर किया जाए, ऐसा कि उतने अल्फाज में कैप्चर करें और पढ़ने वाले के माइंड में एक इमेज बनता है, इमेजिनरी व्यू आता है। हमेशा नॉवेल्स में ऐसा ही होता है। द डिस्क्रिप्टिव राइटर्स आर पेंटर्स, ठीक है, पेंटर्स होते हैं कि वो अपने रीडर के माइंड में एक पेंट कर देते हैं, इमेजिनरी वर्ड पेंट कर देते हैं। द वे अ पेंटर प्लेज विद न्यूमरस कलर्स टू डिस्प्लेट डिटेल्स ऑन हिज कैनवस, एग्जैक्टली इन द सेम वे अ डिस्क्रिप्टिव राइटर प्लेज विद हिज वर्ड्स, स्पेशली विद द कलरफुल एडजेक्टिव एंड वर्ब्स टू रेंडर डिस्क्रिप्शन सो प्रिसाइजली दैट द रीडर सीज और हेयर द स्मेल और टेस्ट टचेज। वही बातें जो मैंने आपको बताई कि जिस तरह एक अच्छा पेंटर अपने कैनवस में कलरफुल फुल पेंटिंग करता है ना, ऐसे ही एक अच्छा राइटर जो है डिस्क्रिप्टिव राइटर अपने इतने वर्ड्स अच्छे लिख देता है, एडवर्ब्स अच्छे अच्छे और सारा कुछ कि रीडर उसको फील करता है एक्चुअल में, ठीक है। वो जो आपको बताया कि इमेजिनरी एक वर्ड उसके माइंड में बन जाती है। The object of the description is exactly the way that the writer intends to be experienced. I mean, the writer does not tell the reader that the flower is beautiful. It shows them the flower is beautiful. ठीक है, मतलब फ्लावर की डिस्क्रिप्शन ऐसे करेगा ना कि उसकी पत्ती ऐसे थी, रेड कलर का था, उसमें इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वो खिला हुआ था। मतलब वो रीडर को बिलीव हो जाएगा कि फ्लावर ब्यूटीफुल था। असल में वो वर्ड ये नहीं लिखेगा कि फ्लावर ब्यूटीफुल था। मतलब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ये मतलब है। आप फॉलो कर रहे हैं ना बात को, बहुत ईजी है, इसमें अपने याद कुछ नहीं करना, सिर्फ ये समझें, इसका कॉन्सेप्ट लें। द रीडर फील्स लाइक ही शी इज़ अ पार्ट ऑफ द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रीडर फील करता है कि जो राइटर ने एक्सपीरियंस किया मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूँ। इतनी डीप वो राइटिंग होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब बाइटिंग इनटू एन एप्पल, यू वुड नॉट से सिंपली से, अगर एप्पल को बाइट करना यानी कि एक एप्पल को खाने को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको आपने बाइट किया, तो आप ये नहीं कहेंगे ही बाइट इनटू द एप्पल एंड इट टेस्ट गुड, बल्कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में देखें आप कैसे कहेंगे, कन्वे द सेम। वो कहता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मीनिंग वही फॉलो करती है, कन्वे करती है जो एक ईजी राइटिंग ये सेंटेंस कन्वे कर रहा है। लेकिन आप देखें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एक तो पहले आप देखें ये इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ तक का ये सेंटेंस, यही बात, ये जो आधी लाइन में कही है ना कि एप्पल को बाइट किया और वो टेस्ट गुड है, आप ये देखें 3-4 लाइनों में डिस्क्राइब कर रहा है, कितने डिटेल से। अब इसको पढ़ते हैं हम, इंटरेस्टिंग होगा ये। ही स्लोली क्लोज हिज टीथ ऑन द राइप, उसने अपने दांतों को क्या किया, क्लोज किया आहिस्ता से। सकुलेंट रबी कलर एप्पल, वो द क्रच ऑफ हिज टीथ पायर्सिंग द एप्पल, उसके दांतों की वो जो क्रच है उन्होंने एप्पल में पायर्स किया यानी कि सुराख किया। द एप्पल स्किन वाज डिफेनिंग एंड द स्वीट जूसेस ऑफ द एप्पल रन डाउन हिज चिन, ठीक है। एप्पल की स्किन क्या हुआ, वो उस स्किन में सुराख हुआ, मतलब वो उसमें पायर्स किया ना उसने, तो क्या हुआ, स्वीट एप्पल का जूस, जाहिर जब स्किन में पायर्सिंग हुई तो वह एप्पल का जूस रन आउट हुआ उसके नीचे चिन की तरफ। द टेस्ट ऑफ द मीट वाज अ स्वीट एज कैंडी एंड ही फेल्ट यूफोरिक, यूफोरिक कहते हैं खुशी को, यानी कि उसको खुशी महसूस हुई। अब देखो उसको कैसे एक अफसानवी अंदाज में बयान किया। बात वही है कि आहिस्ता से उसने दांत क्लोज किया अपने एप्पल के, रेड सकुलेंट राइप पका हुआ एप्पल, सुरख प्यारा सा। अच्छा उसके फिर उसके दांतों की क्रच जो थी उसने एप्पल में पायर्स किया, फिर उसकी आवाज़, एप्पल की स्किन में जो आवाज़ उसके दांतों की थी वो डेफनिंग थी, डेफनिंग कहते हैं कान फाड़ने वाली, इतनी ऊंची आवाज़ थी। अच्छा फिर स्वीट जूस और रन आउट हुआ ये वो। अभी सारी बातों से क्या आपको लग रहा है कि एप्पल वो बहुत मज़े का था, उसको बहुत मज़ा आया खा के, वही बात जो इधर ऊपर की है उसने आधी लाइन में कि उसने वाइट एप्पल को किया और ही इट
इट टेस्टेड गुड, वही बात उसने ऐसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कर दी। अब आपको वही नीचे भी कह रहा है कि गुड एग्जांपल हॉबिट सीरीज़ का ये राइटिंग है, इसको आप देख लीजिएगा क्या होता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। वेल अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और राइटिंग एग्जाम्पल बता रहा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ यूज इन ऑल मोड्स ऑफ राइटिंग, सारे मोड्स ऑफ राइटिंग में यूज होती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग में, नरेटिव में, परसुएसिव में, टू क्रिएट अ विविड एंड लास्टिंग इंप्रेशन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। विविड कहते हैं क्लियर, और लास्टिंग कहते हैं ना ख़त्म होने वाला। एक क्लियर और ना ख़त्म होने वाला इंप्रेशन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने रीडर पर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोरीज, पोइम्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। नॉवेल्स भी आ सकते हैं, नॉवेल्स भी स्टोरीज के टाइप के होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये करेक्टरिस्टिक आपने याद कर लेनी है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंक्लूड्स मैनी विविड सेंसरी डिटेल्स दैट पेंट पिक्चर एंड अपील्स टू ऑल ऑफ द रीडर सेंसेस ऑफ साइट, हेयरिंग, टच, स्मेल एंड टेस्ट व्हेन एप्रोप्रिएट। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आल्सो पेंट पिक्चर ऑफ द फीलिंग, द पर्सन, प्लेस, ऑन थिंग और थिंक इन द राइटर। वही बात जो ऊपर बताई कि ऐसे राइटर को, रीडर को फील होता है कि वो जैसे राइटर उसको एक्सपीरियंस कर रहा है ना चीज़ को, रीडर भी को ऐसे फील होता है जैसे वो भी उसकी तरह उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली उसमें वो सारा कुछ, उसकी सारी एसेंसीज अपील करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ये बात याद रखनी है। अगर कुछ दिखा रहा राइटर कि ये इतनी प्यारी थी और वो उसमें एक तरफ दरिया बह रहा था, एक तरफ पहाड़, और उसको वैसे ही रीडर को नजर आता है वाकई वो देख रहा है, मतलब उसकी साइट वाली जो सेंस है वो अपील करती है। ऐसे ही टच, स्मेल, हेयरिंग सारी सेंसेस काम करती हैं। Good descriptive writing often makes use of figurative language such as analogies, similes and metaphor. Analogies कहते हैं तशबीह देना, यानी कि figurative language यूज़ करते हैं। Similes भी कहते हैं कि similes metaphor आपको पता है, तशबीह, इस्तारा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो सारा कुछ। अच्छा, कि इससे भी क्या होता है, रीडर के माइंड में पिक्चर पेंट हो जाती है। गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूजेज प्रिसाइज लैंग्वेज, जनरल एडजेक्टिव, नाउन्स एंड पैसिव वर्ड्स डू नॉट हैव अ प्लेस इन गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है, कि जनरल एडजेक्टिव, नाउन्स और पैसिव वर्ब्स की कोई प्लेस नहीं है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। यूज स्पेसिफिक एडजेक्टिव एंड नाउन्स एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स टू गिव लाइफ टू द पिक्चर यू आर पेंटिंग इन द रीडर्स माइंड। Good descriptive writing is organized. Some ways to organize descriptive writing include chronological time, spatial location and order of the importance, ठीक है। ये chronological order भी हमने पीछे पढ़ा, spatial भी हम डिस्कस करके आए हैं पीछे। वो कह रहा है ये उसको ऑर्गेनाइज करने का अच्छा तरीका है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, ठीक है, कि आप इस तरह पैटर्न में चलें। एंड ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, when describing a person you might begin with a physical description followed by how that person thinks, feel and act. उसकी फिजिकल, अगर एक इंसान को डिस्क्राइब, आपने पता नॉवल में पढ़ा होगा, यानी कि वो उधर खड़ा था, उसने ये इस ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर उसने टी शर्ट पहनी हुई थी और वो इस तरह का लग रहा था, मतलब वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करते हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अच्छा, आपने ना ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, लेकिन ये पूरी 3 लाइनें नहीं याद करनी चाहिए। पहले ये जो लाइन है वो याद कर लें कि आप उसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये बात याद रखनी है। उसके बाद जनरल एडजेक्टिव, नाउन्स और उनकी कोई जगह नहीं होती। उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं क्रोनोलॉजिकल या स्पेशल ऑर्डर में, और इधर आप ये बात याद रख लें कि उसमें आपकी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, वो अपील करती हैं, ठीक है। यही मेन बात है, ज़रूर नहीं ये चारों लाइनें याद करें, आप इसको क्रैमिंग करें, आप ये कॉन्सेप्ट याद करके अपनी सेल्फ राइटिंग में भी इसको लिख सकते हैं, ओके। आगे बता रहा है डूज एंड डोंट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है, कि जो आपने करना है और नहीं करना। द की एलिमेंट इन राइटिंग अ मेमोरेबल डिस्क्रिप्शन इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर और स्पीकर ऑफ द पैसेज, कि आप राइटर का या स्पीकर का जो लिख रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखे, मेन सेंट्रल आइडिया लिखे, पर्पस जो राइटिंग है वो बताए। यही हम सारी राइटिंग्स में करते हैं ना। The dominant impression can be thought of as the way the writer feels about the object of the description. For instance, a writer may regard a place as hospitable and inviting, as cold and forbidding. कि कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका डोमिनेट व्यू वो होता है जो राइटर सोचता है, कि राइटर अगर किसी चीज़ के बारे में ये सोच रहा है, किसी प्लेस के बारे में कि वो अच्छी है, वहाँ आना चाहिए आपको, हॉस्पिटिंग है, इनवाइटिंग है, तो आपको इनवाइट करेगा। अगर वो कोल्ड है, ठंडी जगह है और आपको मना कर रहा है, तो ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप कह रहे हैं कि फॉल करेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, जो राइटर सोचता है, लिखने वाला या स्पीकर जो क्रिएट कर रहा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, ओके। लाइकवाइज अ राइटर में रिगार्ड अ पर्सन एज वार्म एंड फ्रेंडली और अलोफ एंड रिजर्व, ठीक है ना, कि एक आदमी को वो फ्रेंडली फील कर रहा है या रिजर्व फील कर रहा है या कैसा फील कर रहा है, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब होगा। In conveying the choose dominant impression, the writer must both select details carefully and present them with the impression in mind. All good descriptions are crafted with steady intention to the dominant impression. Show, don't tell. अच्छा, क्या है कि जो आपके डोमिनेट एक्सप्रेशन है ना, जो राइटर सोचता है वही बस आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। ये भी आपने समझ लिया, इसको इतना काफ़ी है, याद कुछ नहीं करना इसमें से भी। अच्छा, there is simple reason that this is perhaps the most commonly used phrase
वेयर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ कंसर्न। कह रहा है कि ये शायद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है। देखते हैं कौन सा है। एंड दैट यू मे वेल हैव हियर्ड इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स ऑलरेडी, और पहले से आपने इसको प्लेंटी कहते हैं कई दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा पहले से आपने इसको सुन रखा होगा। ये भी कह रहा है कि दिस इज़ ट्रूली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ये एक फंडामेंटल यानी कि बुनियादी रूल है, बुनियादी प्रिंसिपल है, बुनियादी असूल है, सॉरी। When it comes to describing something, telling the reader about it comes off as flat, vague and not particularly memorable, showing the reader the object। कि आप जब भी रीडर को कुछ बता रहे हैं तो आप उसको बताएं नहीं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप उसको शो करें, दिखाएं, उसके माइंड में इमेज बनाएं। हमने ऊपर पढ़ा ना कि वो एक पेंटर की तरह होता है जो कलर इमेज ड्रॉ कर देता है रीडर के माइंड में, डिस्क्रिप्टिव राइटर। वही बात बार बार आ रही है, ठीक है। शो डोंट टेल, यही बात ना कि दिखाएं, आप बताएं नहीं, सिर्फ दिखाएं उसको रीडर को। Describing in such a way as to point it in words and bring it to life in the reader's eye renders the object of more vivid, visible and active। ठीक है, उसको क्लियर, विजिबल, देखने वाला एक्टिव ऑब्जेक्ट दिखाएं तो जब उसको बता रहे हैं उसको फील करें रियल में। बट वट एग्जैक्टली आर टेलिंग एंड शोइंग, लेकिन टेलिंग एंड शोइंग का मतलब क्या है? मैंने आपको वैसे समझा दिया, लेकिन हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। टेलिंग इज अनदर वेज ऑफ सेइंग समराइजिंग। टेलिंग का मतलब है कि आप समराइज़ करें, खुलासा पेश करें किसी चीज़ का, ठीक है। अच्छा, हेयर्स अ राइटर टेलिंग रीडर्स अबाउट अ रूम। अच्छा, यहाँ देखें आप, राइटर एक रीडर को एक कमरे के बारे में बता रहा है। इट वाज अ नाइस रूम, अ वार्म रूम, इट वाज अ हैप्पी प्लेस टू बी। अच्छा कमरा है, गर्म कमरा है और रहने के लिए अच्छी जगह है। अब आगे देखना है इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कितना लंबा करेगा। द रीडर रीड्स दिस एंड सेज टू हर और हिमसेल्फ ओके बट वाई। रीडर इसको पढ़ेगा और ओके कहेगा, ठीक है, लेकिन क्यों? वो पूछेगा कि क्यों है ये? अच्छा कमरा गर्म है, हैप्पी टू प्लेस टू बी है, तो क्यों है, वाई? वट डिड द रूम लुक लाइक, कैसा दिखता है रूम? वाई वॉज इट हैप्पी प्लेस टू बी, हैप्पी प्लेस क्यों है? वाई इज इट वार्म और हॉट, ये क्यों है? और डज द राइटर मीन वार्म इट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर? आई कॉन्ट रियली सी और फील दिस रूम। कह रहा राइटर ने उसको टेम्परेचर के बारे में वार्म कहा है या फिर किस तरह से वार्म कहा है, मैं उसको सी नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता। यानी कि इस लाइन से क्या आपका रीडर इन्फर करेगा? ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो ना हुई, ये सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आएंगे। और भी देखें आगे क्या है। आई विश आई वुड बीन गिवन मोर डिटेल्स, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे और डिटेल दी जाए। दीज टू सेंटेंसेज में रिप्रेजेंट एग्जैक्टली हाउ द राइटर फील्स अबाउट द रूम बट टू द रीडर दे आर नॉट विविड इनफ टू डिस्टर्ब दिस रूम एज एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी रूम। क्या है कि ये दो सेंटेंस जो हमने ऊपर बताएं ये राइटर के लिए ठीक होगा क्योंकि उसको रूम का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि ये ठीक है, लेकिन रीडर के लिए ये इनफ डिटेल नहीं है, उसको और चीज़ चाहिए ताकि वो उससे क्लियर हो, उसको फील कर सके। More importantly, the reader is unable to experience the qualities of this room that the writer intends because the reader has only been told about the room। कि वो वाली क्वालिटीज़ जो राइटर चाहता है, रीडर तो अगर राइटर से ये चाहता है ना, सॉरी राइटर रीडर से ये चाहता है, लिखने वाला ये चाहता है कि वो किसी आप कह लें फ्लैट का रूम उसने डिस्कस किया, वो कह रहा है कि पढ़ने वाला इस रूम को रेंट पे ले, मतलब वो ये चाह रहा है। तो इस दो लाइनों से तो कभी भी नहीं वो परसू होगा ये, लेकिन वो प्रोसेसिव राइटिंग में आ जाता है, आप डिस्क्रिप्टिव में ही रहे। अच्छा, वो चाह रहा है कि रूम को वो अच्छा समझे, इस तरह क्या चाह रहा है, लेकिन वो उस तरह दो लाइनों से तो कभी भी अच्छा समझेगा नहीं। उसकी इंटेंशन जो है राइटर की वो रीडर फॉलो नहीं करेगा ना इन दो लाइन से, क्योंकि उसको सिर्फ बताया गया रूम के बारे में। एंड टोल्ड इज़ वेरी वेग टर्म, और बताना जो टोल्ड करना है, टेलिंग है, ये वेरी वेग टर्म है, अनक्लियर टर्म है, क्लियर टर्म नहीं है। द रूम इट सेल्फ रिमेन्स फजी एंड अनक्लियर, एसेंशियल, इनविजिबल एंड द क्वालिटीज ऑफ नाइसनेस, वार्मथ एंड हैप्पीनेस आर मेयरली द राइटर्स इंप्रेशंस ऑफ द रूम। जो उसने हैप्पीनेस, नाइसनेस, वार्मथ की क्वालिटी, तीन क्वालिटीज़ रूम की यूज़ की अपने सेंटेंस में, ये सिर्फ राइटर का एक्सपीरियंस है, उसका इंप्रेशन है, रीडर को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नथिंग द रीडर कैन कनेक्ट टू, ठीक है। For more vivid and communicative is to show the reader the room with emphasis on the aspects of the room which provoke in the writer the feelings she or he receives. Here brief passage which attempt to show that the room is warm। अब देखें, अब ये शो करेगा, ऊपर हमने टेल किया ना रीडर को कि वो रूम वार्म है, नाइस है और हैप्पी टू बी है, और अब ये शो करेगा रीडर को, दिखाएगा उसको। देखना कितना मजे का ये। सनलाइट पोर्स थ्रू द विंडो, सूरज की रोशनी विंडो से पोर होती है। पोर का मतलब होता है वैसे उंडेलना, लेकिन इसका मतलब होगा अंदर आती है। पुलिंग ऑन द डाउन कंफर्टर विच लाइज अक्रॉस द बेड, जो नीचे कंफर्टर बेड के अक्रॉस पड़ा हुआ है उस पर आती है। अ ब्लॉक ऑफ लाइट आल्सो एंगल्स अक्रॉस द वॉल ऑपोजिट द बेड, अब बेड के ऑपोजिट वॉल पे ब्लॉक ऑफ लाइट होता है। हाईलाइटिंग द पेल ऑरेंज कलर ऑफ रूम, और उससे क्या होता है, ऑरेंज कलर, पेल ऑरेंज कलर जो रूम का वो हाईलाइट होता है ब्लॉक ऑफ लाइट से, क्योंकि वो दीवार के साथ रोशनी टकराती है ना, उससे रूम का जो कलर है वो हाईलाइट होता है।
A thick red carpet sprawls over the floor. A corner of it lights to be a sunbeam. The room's window admit the sun along two walls. समझ आ रही है ना कि कारपेट बिछा हुआ है, फिर रूम्स की विंडो ऐसे हैं, सनलाइट एडमिट करती हैं, आने देती हैं. एंड टाइनी डस्ट मोट्स होवर इन द ब्राइट स्टिक्स विच ग्लेज द रूम. टाइनी डस्ट मोट्स होता है कि छोटे छोटे नहीं, आपने देखा होगा कमरे में से खिड़की से या विंडो से या ऊपर कहीं रोशनदान से रोशनी जब आती है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स उसमें होते हैं, उनकी बात कर रहा है. कहता है वो ब्राइट स्टिक्स हैं, वो रोशनी में ब्राइट हो जाते हैं तो जो रूम को ग्लेज करते हैं, अच्छा करते हैं, लुकिंग गुड ग्लेजिंग रूम को देते हैं. ठीक है, अब देखें रूम की डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाली और नीचे वाली डिस्क्रिप्शन में कितना ज़्यादा फ़र्क है, और रीडर पे आप सोच लें खुद ही कितना फ़र्क पड़ेगा. जितना मीन्स आपको मज़ा आया ना ये पढ़ने में ऊपर वाली के बजाय, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. अब क्लियर हुआ. हियर द राइटर्स नेवर सेज वार्म. अब देखें राइटर ने ये नहीं कहा कि वार्म है रूम या नाइस है या अच्छी जगह है, ये वर्ड्स उसने बोले नहीं है, लेकिन ये सारे रीडर को नज़र आ रहे हैं, वो फील कर रहे हैं इन वर्ड्स को. बट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ डिटेल विच डेमोन्स्ट्रेट दिस क्वांटिटी ऑफ द रूम. Perhaps just the first sentence of this description conveys this quantity. However, the writer has to decide to continue describing the room in order to render a clear picture and feeling of the room for the reader. Clear हो गया कि बेशक इस सारी जो राइटिंग है पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस इस बात को दिखा रहा है कि रूम वार्म है, लेकिन फिर भी रीडर ने क्या किया, राइटर ने उसको कंटिन्यू किया अपनी उसी बात को कि रोशनी आती है, अंदर कंफर्टर है, सॉरी कंफर्टर कह रही हूँ, इसमें मैट्रेस पड़ा हुआ है, उसके बाद रोशनी आ रही है, फिर विंडोज रोशनी अंदर आने देती हैं सूरज की, ज़ाहिर है धूप अंदर आती है तो वार्म ही होगा ना रूम. कहाँ गया नेक्स्ट है ईच रेंडर विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू दिस डिस्क्रिप्शन. हाउ इट्स फेयरली clear in the presentation of this room as warm and comfortable place, and the writer is well on the way to describing it in such a way as to make this room unique. कि राइटर इस तरीके से अपने रूम को डिस्क्रिप्शन दे के यूनिक बनाना चाह रहा है, ठीक है, अच्छा करना चाह रहा है, तो रीडर पर डेफिनेटली इसका तो फ़र्क पड़ेगा, बजाय इसके कि वो ऊपर वाले दो सेंटेंस में उसको कुछ फ़ायदा हो. अब क्लियर हो गया ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है. इसमें से याद कुछ नहीं करना, वो 4 पॉइंट्स जो आपको बताए ना ऊपर वो याद करने, बाकी आप समझ रहे हैं मुझे पता है. नेक्स्ट आ गया ऑब्जर्वेशन. It is not possible to create a unique description of an object without first taking time to observe it. क्या है कि आप किसी भी चीज़ के डिस्क्रिप्टिव यूनिक डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते जब तक आपने उस चीज़ को पहले से ऑब्जर्व ना किया हो. बट टू ऑब्जर्व समथिंग मीन्स मोर देन जस्ट टू लुक इट. और ऑब्जर्व का मतलब है देखने से ज़्यादा. एक नज़र एक चीज़ देखी, इट इज़ समथिंग एल्स, और आपने ऑब्जर्व करना है. अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है उसके लिए ऑब्जर्व करना ये डिफरेंट है लुक करने से, एक बार देखने से. ठीक है, द राइटर सीक्स नॉट ओनली द जनरल डिटेल्स विच कंप्राइज द बेसिक प्रोफाइल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. राइटर को जनरल डिटेल नहीं क्योंकि लेनी, एक बार लुक करने से उसको जनरल डिटेल मिलेंगी. जनरल डिटेल से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होती. जैसे देखें एप्पल इज़ रेड राउंडिश एंड लार्ज फॉर एन एप्पल, बट द स्पेसिफिक डिटेल विच मेक द ऑब्जेक्ट यूनिक. द एप्पल हैज़ 2 लीव्स स्टिल अटैच ऑन द स्टेम. देखें अब ये स्पेसिफिक डिटेल है, ये जनरल डिटेल थी ऊपर कि रेड है, राउंडिश है, लार्ज फॉर एन एप्पल है. अब ये देखें 2 लीव्स हैं जो ऊपर अभी तक उस के अटैच हैं स्टेम के साथ. इट डज नॉट स्टैंड स्ट्रेट व्हेन रेस्टिंग ऑन अ टेबल टॉप. जब टेबल टॉप पे उसको रखते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं रहता है एप्पल, ठीक है, यानी कि वो राउंड हो जाता है. ऑन इट्स लेफ्ट साइड अ स्ट्रीक ऑफ येलो शाइन्स अंडरनीथ द रेड. समझ आई कि लेफ्ट साइड पे उसका एक स्ट्रीक है येलो जो शाइन करता है. अ स्मॉल ब्रूस हैंग्स जस्ट बिलो द एप्पल्स क्रोन ऑन इट्स बैक साइड. स्मॉल ब्रूस कहते हैं निशान नहीं होता जैसे जिसको, वैसे ब्रूस कहते हैं ये नील नहीं जो पड़ते मार खाने से, उनको ब्रूजेस कहते हैं. लेकिन यहाँ आएगा कि एप्पल पे तो ब्रूज होगा नहीं ना, यानी कि वो गिरने की वजह से उसको थोड़ा सा निशान, थोड़ा सा दबाव जो आ गया उसको ब्रूज कहेंगे. अच्छा देखें अब ये कितनी डिटेल है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज कॉल्ड ओनली अ लुक. ओके, अंडरस्टैंड. As a writer, one must ask why this object is not an object. What details about it make it unlike any another, and specifically unlike any other of its kind. In the case of the apple, the writer seeks the details which make this apple not just another red apple. कह रहे हैं कि ऐसी डिटेल आपने ऑब्जर्वेशन में लेनी है. आप जैसे अगर रूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एप्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसको यूनिक बनाएं कि एप्पल वो ऐसे ना कोई समझे कि ये ऐसा ही एप्पल है जैसे दूसरे सारे एप्पल होते हैं, या ये ऐसा ही रूम है जैसे दूसरे सारे रूम होते हैं. उसको स्पेसिफिकली यूनिक बनाना है आपने कि उस जैसा कोई और एप्पल नहीं है, उस जैसा कोई और रूम नहीं है. इस तरह करनी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है ना. द राइटर सीक्स टू राइट सच अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दैट द रीडर कुड पिक दिस एप्पल आउट ऑफ अ बाउल ऑफ 6 अदर एप्पल्स. उसको ऐसी डिस्क्रिप्शन देनी है राइटर को एप्पल के बारे में अगर दे रहा है कि अगर बाउल में 6 एप्पल पड़े हैं तो उनमें से वो उसी एप्पल को उठाए जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी है राइटर ने, ठीक है. इतना इंप्रेस हो जाए आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से. इस तरह से करनी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग.
यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। हमने ऊपर भी किया कि 5 सेंसेस को पढ़ा के 5 सेंसेस को अपील करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। आगे इसकी डिटेल आ रही है कि अप टू हेयर मोस्ट ऑफ द एम्फेसिस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन विजुअल डिटेल्स। ज़्यादा अभी तक यहाँ ज़्यादा हमने विजुअल डिटेल पे एम्फेसाइज किया, यानी कि देखने पे, लुक पे, टेलिंग पे। There is little doubt that is in describing most things visual properties from the dominant portion of our description। कह रहा है कि एक ये शक बन जाता है कि हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ज़्यादा चीज़ की उसके विजुअल होने पे ज़्यादा गौर करना है कि हमें उसके लिए ऐसा इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि उसको व्यू कर सके, हमारा जो रीडर है वो उसको विजुअली उसको इमेजिन कर सके। लेकिन दिस इज़ बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ अस आवर साइट इज़ अ सेंस विच इज़ प्राइमरी एंड डोमिनेंट। ये इसलिए है क्योंकि हमारे में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी जो 5 सेंसेस में से अच्छी सेंस है जो प्राइमरी और डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब होता है जो गालिब है। अच्छा, वो कौन सी हमारी देखने की सेंस, सेंस ऑफ साइट, ओके। सेंस थ्रू विच वी परसीव आवर वर्ल्ड, जिसके ज़रिए हम दुनिया को परसीव करते हैं, समझ सकते हैं, साइट की जो सेंस है। बट समथिंग्स लुक लाइक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट इन आवर एबिलिटी टू परसीव इट, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर ट्राइंग टू परसीव समथिंग सोलली थ्रू अ रिटन डिस्क्रिप्शन। कि हमारी जो सबसे अच्छी सेंस है, जब भी हम कोई चीज़ परसीव करना चाह रहे हो, खासतौर पर रिटन डिस्क्रिप्शन में, तो हम अपनी सेंस ऑफ साइट से अच्छे से परसीव कर सकते हैं। However, the best description writing evokes object through the use of more than just sight। क्या है कि ताहम हम सिर्फ देखने के अलावा भी बाकी सेंसेस यूज़ करके भी राइटिंग को परसीव कर सकते हैं, इवोक कर सकते हैं। द मोर अ राइटर कैन कैप्चर एन ऑब्जेक्ट थ्रू सेंसेस सच एज साउंड, स्मेल, टच एंड इवन टेस्ट, द मोर विविड एंड यूनिक द राइटर्स डिस्क्रिप्शन बिकम्स। जितना दूसरी ज़्यादा सेंसेस को कैप्चर करेगी ना आपकी राइटिंग, यानी कि आपने इस तरह लिखा है कि वो राइटर की, आप कह लें कि साउंड सेंस को, अब आप इस तरह बता रहे हैं, आपने कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है ना, जैसे आप कह लें कि आपने कोई हॉरर सीन क्रिएट किया, इस तरह वो गार में गया तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अब वो राइटर जो अगर अकेला बैठ के पढ़ रहा है, वो सही में आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, उसको वो आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। मतलब इतना ज़्यादा वो उसमें कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खो के पढ़ना, तो आप वाकई वो फील करते हैं, उसको आपने कैप्चराइज कर दिया, बाकी भी उसकी सेंसेस को इवोक कर दिया। इफ़ इन डिस्क्राइबिंग द एप्पल अबव, अच्छा वो एप्पल की एग्जांपल लेके चल रहा है, मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दी। द राइटर इंक्लूड द अरोमा ऑफ द एप्पल इफ़ इट हैड वन, और a sense of what the apple skin might feel like, or it even कहाँ गया, or even if the writer imagines the possible taste of an apple like this। अच्छा, कह रहा है कि अगर राइटर ने ऊपर तो किया ना कि स्वीट एप्पल वट एवर, अगर उसका अरोमा कहते हैं फ्रेगरेंस को, खुशबू को, अगर वो उसको डिस्कस करे तो वाकई वो उसकी फील करेगा, फ्रेगरेंस पढ़ने वाला उसको वाकई इमेजिन करेगा। अच्छा, द पॉसिबल टेस्ट ऑफ एन एप्पल लाइक दिस, ओके हो गया ना। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्पल बिकम इवन मोर स्पेसिफिक एंड मेमोरेबल। कि अगर वो उसको इस तरह डिस्क्राइब करे कि उसकी स्किन में अरोमा है, या वो उसको वाकई आपका रीडर जो है वो फील करेगा, वाकई फ्रेगरेंस को वो फील करेगा, स्मेल उसको आएगी। मतलब इतनी सेंसेस अपील करती हैं आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। In observing an object, one aims to describe. The goal is always to try to see past the obvious, and this most certainly includes observing not only the visual qualities of something but attempting to perceive it through all 5 senses। वही बात कि आप जब कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा ना कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने फिर ऑब्जर्वेशन पढ़ा, ऑब्जर्वेशन में भी आपकी सारी 5 सेंसेस जो हैं वो अपील करती है, ना कि सिर्फ आपकी एक सेंस जो हमारी कौन सी है, विजुअल सेंस जो हमने ऊपर पढ़ी, ऑल 5 सेंसेस अपील करती हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आल्सो इम्प्लॉयज द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक वर्ब्स। अच्छी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसिफिक वर्ब यूज़ करते हैं। सेंट्रल इन चूजिंग वर्ब्स इज एज ऑलवेज द अवॉइडेंस ऑफ द वर्ब टू बी। टू बी वाला वर्ड यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा चूज़ करने से आपने अवॉइड करना है। टू से आई थिंक, इज़ और वाज इज़ नॉट नियरली एज एक्टिव, यानी कि इज़ फर्स्ट फॉर्म है ना, वाज भी, कि ये इसका ये मतलब है कि एक्टिव नहीं है आपकी चीज़ इतना ज़्यादा, ये चीज़ स्ट्रॉन्ग वर्ब आप नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपके लिए, ठीक है। एंड देयरफॉर स्पेसिफिक एंड चूजिंग अ शार्पर वर्ब कंसीडर दीज टू वर्जन ऑफ द सेम सेंटेंस। शार्पर और स्ट्रॉन्ग वर्ब चूज़ करने के लिए अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए ये 2 एग्जाम्पल समझें। द सनलाइट वाज ऑन द प्रोपेन टैंक। अच्छा, सनलाइट प्रोपेन टैंक पे थी। अब देखें, वाज यूज़ किया उसने, टू बी वाला वर्ब यूज़ किया जो ऊपर मना किया यूज़ करने से। दूसरा देखें, द सनलाइट स्ट्रेच्ड ओवर द प्रोपेन टैंक। स्ट्रेच का मतलब होता है फैल रही है, उसके फैलाव पड़ रहा है, यानी कि फैल के पड़ रही है प्रोपेन टैंक पे सनलाइट। अब देखें ये वर्ब कितना स्ट्रॉन्ग है इसकी बजाय, इसलिए उसने क्या है कि ऐसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब ना यूज़ करें, ऐसे यूज़ करें ताकि आपका वर्ब स्ट्रॉन्ग हो। क्लियरली द सेकेंड सेंटेंस इज मोर इंटरेस्टिंग। कह रहा नज़र आ रहा है कि सेकंड सेंटेंस जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। हियर द सनलाइट बिकम्स एक्टिव। इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द सन्स प्रेजेंस। कि इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, यहाँ सनलाइट स्ट्रेच करती हुई पड़ रही है, एक्टिव नज़र आ रही है सनलाइट, फील कर रहे हैं ना आप इसको, इट्स सिंपली देयर।
Here are a few more example of active verbs in the action taken from writing टीचर नेटाल गोल्डबर्ग से, जैसा भी नाम है इसका जो भी है। हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से मतलब है और किससे मतलब हमें है ही नहीं इसलिए हम उसको फोकस करते हैं। देखें, द फिडल्स बॉइल्ड द एयर विद द म्यूजिक, यानी कि फिडल्स ने, आपने जिस चीज़ पे गौर करना है वो है आपका वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब। बॉइल्ड अपने अगेन उसने वाज टू बी वाला वर्ब ने यूज़ किया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म बॉइल्ड आपको पता होता है वो यूज़ किया है। अच्छा, फिडल्स ने एयर को म्यूज़िक से बॉयल कर दिया, यानी कैसे लग रहा था हवा में म्यूज़िक है, इतनी म्यूज़िक की आवाज़ थी। अभी एक चीज़ इमेजिन हो सकती है यहाँ पे, द लाइलैक्स स्लाइस द स्काई इनटू पर्पल, लाइलैक्स ने आसमान को स्लाइस का मतलब होता है टुकड़े करना, पर्पल रंग में डिवाइड कर दिया, यानी कि इतने वो ऐसे लाइलैक्स आई थिंक यहाँ ना एक वो जो होता है अ टाइप ऑफ श्रब और ट्री है कि वो इस तरह है कि उसने आसमान को पर्पल स्लाइस कर दिया, कट आउट कर दिया। हर हस्बैंड स्नोर्स सॉफ्ट हर स्लीप इन हाफ, उसके हस्बैंड के खराटों ने उसकी नींद को तोड़ दिया, यानी कि उसकी नींद को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। ये एग्जांपल्स आपने सिर्फ इस पे वर्ड पे फोकस करना है, ये मुश्किल सेंटेंसेस इतना मुश्किल देने नहीं चाहिए थे आपके लेवल पे, खैर लेकिन आप वर्ड पे सिर्फ वर्ड पे फोकस करें कि स्ट्रॉन्ग वर्ब उसने यूज़ किया। Next, a good rule of thumb is that the more unexpected the verb, as in boiled in describing how fiddles sound or slice in describing flowers, the more specific and memorable our sentence will be. कि जितना अनएक्सपेक्टेड वर्ड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब ऐसा वर्ब जो हम एक्सपेक्ट, अब स्काई को स्लाइस को कैसे कर सकता है, उसको पीसेस में को कैसे डिवाइड कर सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड वर्ड है ना, कह रहा है जितना अनएक्सपेक्टेड वर्ड यूज़ करेंगे इतना ही आपकी जो राइटिंग है स्पेसिफिक होगी और मेमोरेबल होगा आपका सेंटेंस। However, it's also important to remember that active verbs can't be used in every sentence. That sometimes more general verbs like run, see, go, said, etc. are exactly what you need in given sentence. हर सेंटेंस में कह रहा है एक्टिव वर्ब हर बार यूज़ नहीं होते, बाजू का तो आपको ये जनरल वर्ब भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। द गोल्स एज अ राइटर इज़ टू मेक योर चॉइस कॉन्शियस वन, चूज़ द वर्ब यू वांट, नॉट द वर्ब दैट कम्स टू यू मोस्ट इजीली। ऐसा वर्ब चूज़ करें कि आप कॉन्शियस वन बने, शऊर आप में आना चाहिए, वो वाला वर्ब चूज़ करें जो आप चाहते हैं, ऐसा वर्ब नहीं कि जो आपको आता है या जो आसानी से आपको मिल गया वो आप चूज़ कर लें, ऐसे नहीं करना। पुश योर सेल्फ टू यूज़ अ स्पेसिफिक एक्टिव वर्ब्स वेन एवर पॉसिबल, कोशिश करें आप एक्टिव वर्ब चूज़ करें जब भी आपके लिए पॉसिबल हो कि एक्टिव वर्ब्स आपको मिलें, ठीक है। एंड टू चूज़ योर वर्ब्स ऑल आर योर वर्ड्स केयरफुली एंड डेलिबरेटली ऑल द टाइम। एग्जाम्पल, वी हैड अ रियली नाइस डिनर कुड बिकम्स वी enjoyed a tasty meal, we have had a really nice dinner। अब had a really nice dinner को देखें उसने कैसे एक्टिव वर्ब में किया, we enjoyed a tasty meal, हमने एक टेस्टी मील से इंजॉय हुए, हमने लुत्फानंदोज हुए, हमने लुत्फ उठाया, ठीक है, ये एक्टिव वर्ब है। हैव अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स एंड सी इफ़ यू कैन स्पॉट द इम्प्रूवमेंट्स। द स्ट्रीट आर empty and full of shadows, the street lay empty full of shadows। अब देखें ना वॉज, अब वॉज को डेफिनेटली हमें बदलना है, आप इस तरह कह दें कि स्ट्रीट वाज एम्प्टी एंड फुल ऑफ शेडो, गली खाली थी और साए से भरी हुई थी, उसमें साए से, आप ऐसे कहते हैं कि शेडो स्ट्रेच कर रहा था गली पे, या शेडो इस तरह से गली में फैला हुआ था, वहाँ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, मतलब इसको चेंज कर दें, इंप्रूव करें, इस तरह वर्ब को चेंज करके। द चिल्ड्रन हैड अ ग्रेट टाइम एट द सर्कस, अब ग्रेट टाइम हैड अ ग्रेट टाइम, इसको आप इस तरह कहते हैं चिल्ड्रन इंजॉयड द सर्कस, जिस तरह ये किया हुआ एक्टिव वर्ब यूज़ कर दिया कि उन्होंने सर्कस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बजाय इसके कि आप ये टू बी वाला वर्ब्स वीक वर्ब यूज़ करें, आप स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज़ करने की कोशिश करें। ओके, इसमें आपने याद कुछ नहीं करना है, समझना ही था बस, तो आपने परेशान नहीं होना। लेंथी है काफ़ी लेक्चर, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।